न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मंत्रालय बटे हैं तब से चर्चा ये हो रही है कि यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दम बरकरार है। चर्चाएं हो रही थी चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार कि किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। अब पहले की तरह वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से मंत्रालय बटे हैं लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इसके पीछे क्या है ये समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई में मंत्रालय बांटना इतना काफ़ी है या फिर बात कुछ और है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 साल में 75 साल के हो जाएंगे और इन 2 सालों में सरकार की स्थिरता कितनी रहेगी, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आज उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिख कर दिया कि संकल्प और स्थिरता इस तरह से इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह से। तो यानी कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि स्थिरता रहेगी, लेकिन ये स्थिरता को मेंशन करना अपने आप में ये शक पैदा करता है कि सामने वाले को इस पर विश्वास नहीं है। इस तरह से जब कोई अपनी सफाई देता है तो उसमें उसकी मंशा और उसकी चिंताएं सब झलकने लगती हैं। नरेंद्र मोदी की बड़ी चिंता यहां पर यही है कि किसी तरह से सरकार में स्थिरता बनी रहे। तमाम अलायंस को जो मंत्रालय बांटे गए हैं वो ऐसे ही दे दिए गए हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, जिन्होंने न्यूज नशा पर यह बताया भी, कि यह अलायंस को बांटे गए मंत्रालय कचरे की तरह है, इसमें उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्या वाकई में अलायंस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है? और अलायंस को इस तरह से टरकाने देने वाली स्थिति, क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से नेता साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं और उसी के आधार पर फिर अपनी नेतागिरी करते हैं, उसी के आधार पर मंत्रालय बांटते हुए दिखाई देते हैं, उसी के आधार पर किसी पर दबाव बनाकर नेगोशिएशन करते हुए दिखाई देते हैं। नेगोशिएट करते वक्त ये नेता ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले पर दबाव कितना बनाना है। आज की तारीख में जितने तमाम अलायंस है, इसके पीछे ऐसे कौन सा राज है, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि इन्हें इस वक्त कब्जे में लाने को लेकर काम कर रही है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सूरज नहीं होता। चंद्रमा की तरह तस्वीर अधूरी रह जाती है बहुत लोगों की, और ऐसा ही कुछ है इस देश के नेताओं में भी। उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि तस्वीर को पूरा नहीं करता है, और जहां कमी रह जाती है वो दिख जाती है बीजेपी को। मैं इशारों में बहुत कुछ कह रही हूं, बाकी आप समझिए और कमेंट करें। क्या इन अलायंस पर इस तरह से एक ऐसा दबाव बनाया गया है जिससे कि इस मंत्रालय को लेकर शांति से बैठ जाए, या फिर बाकी डील कुछ और हो रही है? बाकी लुटियन जोन में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं उसमें पर्दे के पीछे क्या है, इस पर अभी सुगबुगाहट तो बराबर चल रही है, लेकिन खुलकर तस्वीर अभी किसी के सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि जल्दी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें अमित शाह, जो कि अभी भी होम मिनिस्ट्री में बने हुए हैं, वही होम मिनिस्ट्री चलाने वाले हैं। और ये फैसला उन्होंने, मोदी और अमित शाह ने तब लिया है जब उनके अलायंस ये नहीं चाहते थे कि अमित शाह के पास इस तरह का कोई कंट्रोल रहे। आपको बता दूं कि होम मिनिस्ट्री का रोल यूं तो पूरे देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी को लेकर होता है, तमाम तरह के अधिकारियों पर कंट्रोल करने को लेकर होता है, और चुनाव के दौरान ये कंट्रोल किस तरह से जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है ये भी इनके हाथ में चला जाता है। और इसके अलावा हर एक की अहम जानकारी वो भी इसी पूरे कंट्रोल के सहारे मिल जाती है। आपको पता होता है होम मिनिस्टर रहते हुए कि आखिरकार कौन किससे कितनी बार क्या बात कर रहा है और किसकी कमज़ोर नब्ज़ क्या है। अगर उसे आप देश की खास मुद्दों के लिए और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज आपसे ऐसे कर रही हूँ जो कि सीधे सीधे कुछ कह भी रही है और छुपा भी रही है, क्योंकि अभी आपको इस पर अपना दिमाग खुद लगाना होगा कि आखिरकार अमित शाह को वापस से होम मिनिस्ट्री देने के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। अमित शाह को होम मिनिस्ट्री तो मिल गई, लेकिन इससे कई लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, दुख है, परेशानी है, चिड़चिड़ाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अमित शाह की होम मिनिस्ट्री सबको रास नहीं आने वाली है।
यहाँ पर ये ज़रूर तय है कि इस मामले को लेकर आगे आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ खटपट ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरह से एक कंट्रोल बनाकर उनके पास सारा जो इनपुट जाने वाला है और जिसको चाणक्य कहा जाता था, और इस बार उस चाणक्य के तीर ऐसे ही पड़े रह गए, धनुष यूं ही गिरा रह गया। बस वो पूरी तरह से अपने 400 तो छोड़िए, उनके लिए 300 के भी लाले पड़ गए। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन फिलहाल वो सत्ता की कुर्सी तक तो पहुंच ही चुके हैं। ऐसे में उनके अलायंस की कौन सी दुखती रग ऐसी है जो कि इनके पास है, ये समझने की ज़रूरत है। पहले से ही ज़ोरदार चर्चाओं में ये रहता है कि नीतीश कुमार की एक ऐसी सीढ़ी है जो कि बीजेपी के हाथ लग गई है और उसी के आधार पर वो नेगोशिएट करते हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी है, यहाँ पर चिराग पासवान भी है, यहाँ पर ये तमाम इस तरह के अलायंस हैं जो कि इनके दबाव में आ रहे हैं। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय मिल गया है, वो उसमें खुश हैं। मोदी के गुण लगातार गाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या वाकई में चिराग पासवान को प्यार से समझाया गया है या फिर किसी और तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं? पर्दे के पीछे घटने वाली राजनीति का रूप बहुत ही बुरा होता है और सामने बिल्कुल अलग होता है। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कि खूबसूरत और क्रूरता को दर्शाते हैं। ये दोनों ही पक्ष ऐसे हैं। यहाँ पर कुरूप चेहरा शायद आप भी अभी देख नहीं पा रहे हैं, और जल्द ही वो जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा कि आखिरकार अलायंस के साथ इस तरह की डील की असल वजह क्या रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी जो मंत्री हैं, जो पहले चेहरे थे, उनको भी वैसे ही दे दिया गया है। जैसे कि जेपी नड्डा जो पहले कभी हेल्थ देख चुके थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, निर्मला सीतारमण जो पहले भी वित्त मंत्री थी, एस जयशंकर जो पहले भी विदेश मंत्री थे, अमित शाह जो पहले भी होम देख रहे थे, राजनाथ सिंह जो पहले ही डिफेंस देख रहे थे, नितिन गडकरी जो पहले ही रोड एंड ट्रांसपोर्ट देख रहे थे। इन सारी परिस्थितियों में अब जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है उसमें देखना ये होगा कि एक डर और एक दूसरी तस्वीर ये है कि इन अलायंस के सामने वो अपनी पुरानी मंत्रालयों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। उनके सचिव, उनके मंत्री, उनके नेता जो है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अलायंस का दबाव इस बार रहने वाला है। अलायंस को हालांकि बहुत मजबूत मंत्रालय नहीं मिले हैं, जो कि अंदाज़ा था भी। इस पर किसकी चली है? इस पर सबसे ज़्यादा अमित शाह की चली है। खबरें आजकल ये भी आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ उतने खुश नहीं हैं और उनसे उनकी नाराज़गी चल रही है। लेकिन फिलहाल इतनी भी नाराज़गी नहीं है कि अमित शाह के हाथ में वो सुपर पावर ना रहे जिसमें फैसले लिए जाते हैं। अमित शाह के कुछ खास नेता हैं जो कि इस वक्त भी मंत्रालयों में वापसी कर चुके हैं। ऐसे ही मंत्रियों के सहारे अमित शाह अपने कई और काम भी पूरे कर लेते हैं, जो कि तमाम मंत्रालयों में दखल देने जैसा होता है। अभी वो भी बहुत कुछ तस्वीरें सामने देखने को मिलेंगी। अभी सिर्फ आगाज़ है, इस बार का आगाज़ अलग है और अंजाम क्या होगा वो हम और आप सब देखेंगे। कुल मिलाकर अमित शाह यहाँ पर तमाम फैसलों में अभी भी अपना पूरा हाथ रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अपने मुताबिक करें और वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमित शाह की साथ मिलकर उन्हें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद वो 75 साल के हो जाएंगे 2 साल बाद, और अभी नरेंद्र मोदी खुद बहुत ही कम वोट मार्जिन से चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं पर अमित शाह गांधीनगर से अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंदर दबी जुबान में चल रही हैं। अभी खुलकर कोई नहीं बोल रहा है और ना ही किसी को ये जता पा रहा है कि आखिरकार तुमने क्या किया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब पहले जैसा नहीं है। बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो चुकी है। सबसे बड़ी उदासी यहाँ पर अमित शाह के लिए है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है। जो फायदा उम्मीद कर रहे थे अमित शाह कि सत्ता में बने रहने का लंबा सुख वो भोगेंगे, अब उन्हें अंदाजा हो चुका है कि चीजें अब कंट्रोल में जा रही हैं। अमित शाह जो होम में वापस आ चुके हैं, अब उनकी कड़ी नजर उन अधिकारियों पर रहने वाली है जो कि दबाव में आ गए, जहां से उनकी सीटें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाई, जहां पर बीजेपी का गणित दबाव की चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरा काम नहीं कर सका। अब ये दबाव का गणित बिगड़ चुका है। अब यहाँ पर अमित शाह की नज़र उन तमाम लोगों से होगी। भूलिएगा मत, जयराम रमेश ने 150 डीएम से बात करने वाली जो सच्चाई सामने रखी थी अमित शाह की कॉल की, अब वो भी घेरे में आ रही है। अगर उसी मामले को लेकर अमित शाह वापस से इसका चेक करना शुरू कर देंगे तो इन तमाम अधिकारियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। होम मिनिस्टर के अंदर ही सारे अधिकारी आते हैं और ये तमाम अधिकारियों का आंसर, इनका जवाब जो है वो अमित शाह को ही जाएगा।
सबको अपनी पदोन्नति चाहिए, अच्छी पोस्टिंग चाहिए। इन सब के लालच में और इन सब के दबाव में अमित शाह इनसे अभी भी अपने मुताबिक कंट्रोल काम करा सकते हैं। भले ही ये सरकार अलायंस की है, लेकिन होम मिनिस्टर होता है। ऐसे में जब तक वो होम मिनिस्टर हैं तब तक उनका दबाव और कंट्रोल इन अधिकारियों पर बना रहेगा, इनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर बना रहेगा। यानी कि इस वक्त भी देश में अगर आप बात करें अधिकारियों के खेल की, तो आप उससे अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।